कोड है MTH302। इसकी हमने करनी है फाइनल टर्म प्रिपरेशन बाय हेल्पर 0711। ये वीडियो पार्ट 2 है जिसमें मैं लेक्चर नंबर 35 से लेकर 45 तक के लेक्चर कवर करवाऊंगी। इससे पहले जो लेक्चर हैं 23 से लेकर 34 तक वो वीडियो पार्ट 1 में मौजूद है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देख ली होगी तो उनको तजर्बा हो गया होगा, लेकिन अगर कुछ ने नहीं देखी होगी तो पार्ट 1 की वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 की वीडियो को वॉच करें 35 से लेके 45 तक के लेक्चर्स की। इसका लिंक जो वीडियो पार्ट 1 का है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर दूंगी, ठीक है, तो आपको वो इजीली मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 35 से लेक्चर नंबर 36 तक, तो उसको मैं आपको हैंडआउट्स के थ्रू समझाना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे इसका समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलो जी, सबसे पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना आपके पेपर के लिहाज से कि ये हर पेपर में आया हुआ होता है। MTH 302 के लिहाज से फाइनल टर्म में याद रखना मीन, मोड, मिडेन, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और फैक्टोरियल्स। ये जो सब टॉपिक है ना ये बस पेपर की जान होते हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आएगा तो आपने इन पे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। सो इनमें से कॉम्बिनेशन है। इसके पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कैरिंग फॉर द ऑर्डर इन विच दे आर अरेंज्ड आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का अगर बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताऊं फर्क, तो परम्यूटेशन में जब हमने कोई भी चीज़ अरेंज करनी होती है ना, हमें कहा जाए कि फलां डेटा को अरेंज करके दो, तो उसमें आप परम्यूटेशन का फार्मूला इस्तेमाल करोगे। क्वेश्चन में जहाँ भी अरेंज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना और परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का ना बताया गया कि इनमें से क्या करो, अरेंज लफ्ज कहीं लिखा हुआ तो समझ जाना कि यहाँ पे परम्यूटेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन का लिखा हुआ ना हुआ और कॉम्बिनेशन की जगह वो लिखेंगे सिलेक्शन या चूज या सिलेक्शन लफ्ज कहीं पे हुआ ना, तो समझ जाना कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फार्मूला लिखना है। समटाइम प्रोवाइड नहीं करते कि आपने कॉम्बिनेशन करनी है या परम्यूटेशन, वो आपको खुद ढूंढना पड़ता है, ठीक है। सो होप सो आप समझ के होगे। तो इसका फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको नीट वे में लिखना चाहूँ तो ये क्या है, NCR, ठीक है, NCR। अब ये N पता है क्या है, N है नंबर ऑफ टर्म्स। जितने भी आपको नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे ये आगे एग्जाम्पल में आपको ज्यादा अच्छे से समझ जाएगी, ठीक है। और R जो है ना वो हमारा होता है इसमें जो भी आपने चूज करना होता है, ठीक है। सो NCR इसमें है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, और देन हमारे पास ये आता है n माइनस R फैक्टोरियल। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, सॉरी ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, तो इसको आपने मस्ट बी याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बस फ़ौरन से आप अपने पास रट्टा लगा लें, ठीक है। तो इसमें जब ये क्वेश्चन मैं आगे सोल्व करूंगी ना तो आपको ये बेस्ट वे में समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज आर टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी चूजन फ्रॉम दी टोटल ऑफ 15 प्लेयर्स। अब देखो यहाँ पे मेंशन क्वेश्चन में कहीं नहीं किया गया कि आपने कॉम्बिनेशन करना है या परम्यूटेशन करना है, लेकिन मैंने बताया था ना जब सिलेक्शन या चूजन का वर्ड आया तो समझ जाना कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर चूजन का वर्ड है। अब हमारे पास ये जो है ना NCR, ठीक है, NCR में हमने इन रकमों को कैसे लिखना है। अब टोटल हमारे पास कितना है जी, इन हाउ मैनी वेज द टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, टोटल जो है वो 15 है, ठीक है। तो NCR में हम इसको कैसे लिखेंगे, C इस तरह आएगा। ये जो 15 है जो टोटल होता है ना उसको N की जगह लिखते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और 11 जो है वो चूजन होता है या फिर सिलेक्टेड होता है, सॉरी 11 R की जगह लिखेंगे, मतलब चूजन या सिलेक्शन की जगह पे, ओके। तो यहाँ पर आप समझ आ गई है ना। अब ये देखो ये लिखा हुआ है 15C11, यानी कि N की जगह 15 आ गया टोटल, और जितना भी चूज करना होता है ना वो नीचे लिखा होता है। अब हमने यहाँ पर उन्होंने रकमों को लिखा हुआ है, ठीक है। रकमों में क्या है, देखिए N की जगह क्या आ गया 15 फैक्टोरियल, क्योंकि N हमारा किसके बराबर है 15 का। और यहाँ पर आगे फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर R था ना ऊपर मैंने बताया था, तो 11 फैक्टोरियल आ गया R माइनस N, यानी कि 15 माइनस 11, और ये फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब एक और बात मेरी मस्ट याद रखना, 11 फैक्टोरियल का मतलब ये नहीं है कि आपने कैलकुलेटर को ओपन करके तो 11 फैक्टोरियल
प्रेस करके आपने आंसर ले आना है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि फैक्टोरियल में आपके जो ऊपर डिजिट दिया गया होगा ना, उसको पीछे की तरफ उतना लेके जाना है जितनी कि आपके पास चूजन होगी, ठीक है। वैसे तो हम लोग कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमारे सॉरी फैक्टोरियल में क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 5 4 3 2 1, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अब इसने आपको यहाँ पे 15 से 1 तक नहीं लिखना है, बल्कि 15 से 11 तक लिखना है। जहां तक उन्होंने बोला हुआ होगा वहां तक कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेटर पे बिल्कुल भी ना करना, बल्कि खुद करना। तो 15 14 13 12 और ये आगे 11 तक इसको लिखेंगे। उसके बाद नीचे 11 फैक्टोरियल, 15 में से आपने 11 माइनस करना है, तो आपके पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। फैक्टोरियल का साइन बना हुआ होता है, बटन पे लिखा होता है एन फैक्टोरियल। जब आप 11 के साथ वो प्रेस करोगे फैक्टोरियल का साइन, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको मत करना। तो यहाँ पर जब हम इसको खुद से करेंगे तो ये देखो, अब ये 15 14 13 और 12 है, यहाँ पर 4 3 2 1 है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, 11 और 11 कट जाएगा, ठीक है। जब आप ऐसे रकम लिखोगे तो यहाँ पे इस स्टेप में आपने देखना होता है कि कौन सा किसके साथ कट होगा। तो 11 और 11 सेम थे, कट गए, पीछे बचा जस्ट 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को ओपन किया तो 4 3 2 1 आ गया। और यहाँ पर अब 15 से 12 तक है। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1365 वेज इज द करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सोल्व करना है और ये जरूर आएगा आपके पेपर में, या तो 3 मार्क्स का या तो 5 मार्क्स का। उसके अलावा एक और स्टेप आता है। अब यहाँ पर जब दो, एक याद रखना, जब 2 डिजिट्स हो ना आपके पास, 2 डिजिट्स हो, तो आपने ये वाला जस्ट फार्मूला लिखना है एनसीआर और इस तरीके से सोल्व करना है। लेकिन जब आपके पास 4 डिजिट्स आ जाए, 4 डिजिट्स मतलब कि ये 1 है, ये 2 है और 3 है और ये 4 है। अब 4 नंबर है ना हमारे पास। देयर आर 5 व्हाइट balls एंड 4 ब्लैक balls। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 3 व्हाइट balls एंड 2 व्हाइट balls, ठीक है, 2 ब्लैक balls। अब इसमें आपने क्या करना होता है कि इस सी को 2 दफा लिख देना। अगर 6 होते तो सी को 3 दफा लिख देना, 8 है तो सी को 4 दफा लिख लेना, इस तरीके से। अब यहाँ पर 2 है ना, तो पहले हमारे पास क्या है 5 और दूसरा इसमें से सिलेक्ट कितना करना है 3। अब ये देखो यहाँ पर सिलेक्ट लिखा हुआ है लफ्ज, ठीक है। याद आया मैंने कहा था चूजन और सिलेक्टेड। अब यहाँ पर सिलेक्ट और चूजन से हम लोग इजीली गेस कर लेंगे कि कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। तो देखो सिलेक्ट लिखा हुआ है। अब 5 टोटल है, तो टोटल मैंने बताया था एन की जगह ऊपर लिखते हैं और जो सिलेक्टेड होता है उसको आर की जगह नीचे लिखते हैं। टोटल 5 है और 3 सिलेक्टेड है, तो ये पहला सी बन गया। दूसरे में हमारे पास टोटल 4 ब्लैक बाल्स हैं, उनमें से हमने 2 ब्लैक बाल्स चूज करनी है, तो इस तरीके से 4 और 2 आ जाएगा। तो आपने जस्ट रकमों को अगेन इस तरीके से पुट करना है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन करना है। जब इनको सोल्व करोगे तो आपके पास जो भी इन दोनों का आंसर आया होगा ना, जैसे कि ये है, ठीक है, ये तो अकेले का आया हुआ है ना, इन दोनों का इलादा इलादा आएगा। जो आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास 60 आंसर आ जाएगा। सो आपने जस्ट ये स्टेप्स याद रखने हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मिस करने वाले नहीं है। अब 2 का भी मैंने बता लिया, 4 का भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखो, इफ अ committee of 3 people is to be selected from among 5 married couples so that the committee does not include 2 people who are married to each other। अब ये ना कहना कि यहाँ पे जस्ट 2 ही है, 2 नहीं है। ये देखो, एक तो 3 people है, एक 5 married couples है और ये 2 people इधर भी हैं। तो इस 2 को आप TW और 2 नहीं बल्कि ये 2 समझो। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है। अब इसके तो हम एनसीआर नहीं बना सकते, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन का उस तरह का फार्मूला नहीं इस्तेमाल किया गया और आंसर 80 है। यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बताऊंगी, इसकी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी गारंटेड, लेकिन जो ट्रिक मैं बताऊंगी ना उसके थ्रू आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। तो आपने बस क्या याद रखना है, 5 है, 3 है और 2 है। तो इसमें अगर मैं आपको समझाऊं रफली अगर किसी पेज पे, तो यहाँ पर देखना क्या करना होगा हमें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन किस तरह बनेगा, सी एन आर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। अब ये कैसे बना है, हैंडआउट्स में देखो कि 3 पीपल हैं, टोटल 5 मैरिड कपल्स हैं और 2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान करना, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हैं, मतलब कि सी हमारे पास क्या हो जाएगा 5, ठीक है। चूज आपने कितने करने हैं, यहाँ पर चूज आपके पास होंगे 3, ओके। चूज आपने कितने करने हैं 3 और आर आपके पास प्रोवाइडेड अभी नहीं है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे ना, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ रकमों में, तो
आई थिंक ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपकी बड़ी हो जाएगी, पर नहीं, आपको समझाना भी तो ज़रूरी है ना। तो ये क्या हमारे पास फैक्टोरियल बनेगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, और सॉरी आर फैक्टोरियल की जगह 3 लिख देती हूँ ना, ये 3 है, और 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। अभी तक देख लो हमने इस आर को इस्तेमाल नहीं किया, जो 2 पीपल थे ना TWO2 वाला, वो हमने अभी इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट हम लोग 5 में से 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं। जब यहाँ पे रकमे हम लोग लिखेंगे ना, तो 5 फैक्टोरियल है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5.4.3, ठीक है। अब मैं 3 तक क्यों गई हूँ, क्योंकि नीचे देख लो क्या है, 3 वहां तक ओपन करना जहां तक डिमांड है। अब यहाँ पर 5 के नीचे, सी के नीचे 3 है ना, 3, तो यहाँ तक इसीलिए मैंने इसको 3 तक ओपन किया है। तो नीचे जब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ओके, 2 बन जाएगा। सो 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 बन जाएगा, 1 मिनट, 5 माइनस 2, ये 2 बन जाएगा। तो जब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ये कितना बचेगा, 3.2, और ये आ गया 1। अच्छा, ये आर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, ये मैंने एक मिस्टेक किया, ये आर नहीं है, ये फार्मूला बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। ये सिर्फ 2 या 4 वालों में होता है, लेकिन अगर आपके पास 3, 7 इस तरह के डिजिट आए ना, तो उसमें जस्ट आपने इस तरह लिख के ना 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है, तो इसमें आपने सबसे पहले ये तो कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने 3 तक ओपन किया और अगेन नीचे 3 को ओपन किया है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी कि वीडियो की प्लेबैक स्पीड से थोड़ी स्पीड खुद तेज कर लेना, ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लेंथी ना लगे, ठीक है। सो जब 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 20, और नीचे हमारे पास 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 आएगा। सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास इसका क्या आता है, 2 को 20 से डिवाइड करो तो 10 आंसर आ गया। अब हमारे पास ये 10 आ चुका है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 3 का और 5 का मैंने निकाल दिया, आंसर हमारे पास 10 आएगा, ठीक है। अब आगे हमारे पास ये क्या है, 2। अब ये जो 2 चूज करने हैं, हु आर मैरिड टू ईच अदर, हाउ मेनी कमिटीज आर पॉसिबल, इस 2 का क्या करना है कि आपने देखना है कि 3 जो है वो कमिटीज हैं और 2 जो है वो चूज करने हैं। तो ये पता है कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनता है, 2 की पावर 3, ठीक है। 2 होते हैं ना कपल, एक कपल में 2 पर्सन होते हैं ना, और चूज कितने करने हैं, 3। सो 2 की पावर 3 करते हैं, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आता है, 8, ठीक है, 8 आता है। अब आपने क्या करना है, ये जो 10 आंसर आया हुआ था ना इसका कॉम्बिनेशंस का, और ये जो स्केयर लेने से आंसर आया, इन दोनों को आपने कर लेना है मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 करो तो आंसर क्या आता है, 80, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 करो तो आंसर क्या आ गया, 80। अब क्या देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया हुआ है, तो ये नीचे देख लो आंसर आया हुआ है 80, ठीक है। अब ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, हैंडआउट्स में नहीं थी, लेकिन ये जो ट्रिक है ये 100% ट्रू है, ठीक लगती है। और ये देख लें 80 आंसर जैसे कि मेरा आया था, यहाँ पे भी 80 आया हुआ है आंसर। तो आप बस ये याद रखना कि अगर इफ इन केस 3 डिजिट्स आ जाते हैं जिसमें हम लोग डबल सी इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ सिंगल सी हमें इस्तेमाल करना होगा, तो ये फार्मूला याद रखना, NCR मल्टीप्लाई बाय आर, ये आर कौन सा होगा, ये इस तरीके से सोल्व करना होगा, ठीक है। तो चलो जी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स जॉइंड बाय प्लस आर साइन प्लस आर माइनस साइन स्क्वायर्ड बाय नॉमिनल एक्सप्रेशन। इसमें ये जरूर याद रखना कि ऐसे साइन जो कि प्लस या माइनस से एक दूसरे माइनस, यानी कि a प्लस बी होता है ना, ये a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी है, तो ये क्या है, बाइनोमिनल एक्सपेंशन है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ये। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना, और इसमें फार्मूला इस्तेमाल भी किस तरह होते हैं, ये आपने वो जो याद किए थे ना फार्मूले अपनी पिछली क्लासों में, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab एक्सेट्रा, तो ये फार्मूले वही लगे हुए हैं। ये अब जैसे कि a प्लस बी का स्केयर है तो इसको ओपन किया, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। अब a प्लस बी 3 है तो ये a स्केयर प्लस 2ab प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्केयर। तो ये वो फार्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते, एमसीक्यूज ही आता है, तो इसके बारे में इतना कंफ्यूज या स्ट्रेस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है जी, कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज ऑलवेज 1। ये एमसीक्यूज बन सकता है, कोफिशिएंट लास्ट और फर्स्ट टर्म का हमेशा 1 होता है। कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म इज, ये फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ किसी भी टर्म का अगर आपने फाइंड करना हो तो कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ मल्टीप्लाई
पावर ऑफ x फ्रॉम प्रीवियस नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है लिखी हुई 5, दूसरी टर्म है हमारे पास 5, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करना ये ध्यान से देखना, प्रीवियस का क्या मतलब है। ये देखो सेकंड कोफिशिएंट में लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 5, इसको हमने 1 से स्टार्ट करना है, इज इक्वल टू ये 8 नहीं है, ठीक है, ये 8 बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ये 5 है, ओके। सो 5 आ गया। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 कहाँ से आया, प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म, ये 5 की प्रीवियस टर्म क्या होगी 4 होगी ना, ये 5 इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये बीच में मल्टीप्लाई है, पावर ऑफ x, अब ये x की पावर है, ठीक है। तो प्रीवियस टर्म क्या होगी 4 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है आपने 2 से, 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आंसर 10 आएगा। अब ये वाला 10 आ जाएगा इधर, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, अब ये 4 की प्रीवियस टर्म क्या होगी 3, और यहाँ पे आपने इसको गेन करना है, ये 1 था ना, इस तरफ आपने पीछे की तरफ आना है, लेकिन जो दूसरी साइड है उसमें आपने आगे की तरफ जाना है, ये फर्क याद रखना। सो 1 है, 2 है, और 2 के बाद इसकी अगली टर्म क्या होगी 3, 2 की अगली 3 होगी और 4 की पिछली 3 होगी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 10 अगेन आएगा। फिर इस 10 को इधर ले आना है, और 3 की प्रीवियस 2 होगी, और 3 यहाँ इस वाले 3 की आगे वाली होगी 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 5 आएगा। ये बाइनॉमिनल एक्सपेंशन आपने इस तरीके से सॉल्व करना होता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपर्टिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ सेट पॉसिबल आउटकम्स का एक्सपेरिमेंट में कहलाता है सैंपल स्पेस। ईच पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कहलाता है इवेंट की, हर एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल आउटकम इवेंट कहलाता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल मेजर्स ऑफ द चांस दैट द अनसर्टेन इवेंट विल अकर, कोई भी अकर हो सकता है इवेंट। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मस्ट बी बिटवीन 0 to 1 इंक्लूसिव। अब यहाँ पर एमसीक्यूज आ सकता है, तो याद रखना पी ए इज इक्वल टू 1 इसका मतलब होता है मीन्स सर्टेन है, और पी ए 0 मतलब कि इसका मतलब इम्पॉसिबल होता है। ये एमसीक्यूज है, ओके। उसके बाद यहाँ पर है how can we make the assessment of changes. Look at this example, a worker of out of 600 get a prize to lottery. What is the chance of any individual be Rashid being selected. अब हमारे पास selected एक है और टोटल कितने 600, ठीक है। तो आपने जस्ट इसको इस तरीके से ही मेंशन करना होता है, कि कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट टाइप empirical approach. empirical approach में क्या है, in many situations there is no prior knowledge to calculate the probabilities. हमारे पास नॉलेज ना हो कि हम इसको कैसे करना है, तो what is the probability of machine being detective, तो हम कैसे पता चलेंगे कि कोई मशीन डिटेक्टिव है या नहीं है। तो डिफेक्टिव में आपने देखना होता है कि मॉनिटर द मशीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पहले पीरियड ऑफ टाइम मॉनिटर करो मशीन को, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट बिकम डिफेक्टिव, और देखो ये कितनी दफा डिफेक्टिव हुई है। दिस एक्सपेरिमेंट कॉल इज कॉल्ड एम्पेरिकल अप्रोच। उसके बाद और रूल है, और रूल में याद रखना प्लस और का मतलब होगा प्लस, और एक और नीचे आएगा एंड रूल, उसमें आपने ये डॉट होता है ना, तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। सो और रूल में आपने क्या देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हैपनिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ए और बी कैन हैपन, ठीक है। ए या बी कोई भी हैपन हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है। ए हैपन हो रहा है, बी हैपन हो रहा है, वो आपने लिखना है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लिखनी है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया था ना, वहां पर एक ही था बंदा मिस्टर राशिद, ये कौन सा था, मिस्टर राशिद थे, यहाँ पे ऊपर कोई थे ना, अच्छा वट एवर, वो पीछे ही ज्यादा चला गया, तो वहां पर वो एक था ना, और टोटल कितने थे, प्राइस 600 थे, ठीक है। तो ये इस तरह का फार्मूला लगा हुआ है, कैसे, ये वाला टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 6 थी, ए या बी में से कौन सा हैपन होगा वो आपने लिख देना, तो इस तरीके से आपका और रूल डिफाइंड हो जाएगा, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एंड रूल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हैपनिंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इसमें आपने ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपके पास एंड रूल आ जाएगा। एग्जेक्टिव इवेंट्स आई हैपन, ए हैपन और ए डज नॉट हैपन, ये देखना है कि ए आएगा या नहीं आएगा, ये क्या कहलाता है एग्जीक्यूटिव इवेंट्स। एग्जीक्यूटिव इवेंट्स में ए प्लस ए डज नॉट हैपन इज इक्वल टू 1। एग्जीक्यूटिव में याद रखना कि जो हैपन होगा और जो नहीं हैपन होगा उनको प्लस कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है हमने जी, ये याद रखना है पी कार्ड यूजिंग और रूल। ये क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड आउट पी कार्ड बाय यूजिंग और रूल, तो पी कार्ड इज इक्वल टू पी डिसमिस्ड 1 प्लस पी डिसमिस्ड 2, एंड ये जितना भी प्रोवाइडेड होगा आपने उसको जस्ट प्लस कर लेना। ये ऊपर सारी डिटेल आपको दी हुई है, तो आपने जस्ट फार्मूला आपको जस्ट याद होगा ना, तो ये आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा। उसके बाद 36 है हमारे पास
और रूल में टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ नहीं मिले। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर वन दोज अकरिंग, तो इनमें से कोई एक आएगा, क्योंकि डेफिनेटली जब एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे तो इनमें से कोई एक ही आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, if a dice is thrown what is the chance of getting an odd number or a number divisible by 3। तो odd number क्या है, divisible by 3। डाइस में टोटल कितने होते हैं, 6 डिजिट होते हैं ना, हमारे लूडो के डाइस में 6 होते हैं ना, तो 3 उन्होंने बोला, तो 3 डिवाइडेड बाय 6। एंड सेकंड हमारे पास डिविजिबल 2, कोई भी हमने odd ले लेना है, इवन ले लेना नंबर, तो इनको जब हमने प्लस करना है, डिवाइड करके प्लस करेंगे तो 5/6 आएगा। अब 5/6 एक्सक्लूसिव है, एक इवन है, एक ऑड है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। द नंबर 6 इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नंबर 6 तो नहीं है लेकिन नंबर 5 है, तो हेंस आंसर इज करेक्ट 5 डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट भी आगे इसी तरह की एग्जांपल है, सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट। यस, ये देख लीजिए, जस्ट मल्टीप्लाई ही करना है। इसके अलावा अच्छा, पैटर्न्स ऑफ बाइनोमिनल पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये लेक्चर नंबर 37 से 45 तक है, तो इसको हैंडआउट्स पे अगर समझाया ना तो आपकी समझ से बाहर ही रहना है, तो इसको मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ जस्ट वेरी सिंपल वे में, ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमिनल और दूसरी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इनका बेसिक सा मैं अगर फर्क बताऊं ना, तो बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें छोटा कोई लेस अमाउंट में डेटा की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 में से कोई से 2 पास होंगे, तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगी ना वो होगी बाइनोमिनल में। लेकिन अगर मैं कह देती हूँ कि 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स में से कोई से 2 पास होंगे, तो ये इसमें हमारे पास डेटा ज्यादा हो गया ना, तो इसमें मैं इस्तेमाल करूंगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्क यही याद रखना कि अगर छोटा मोटा काम करें तो बाइनोमिनल, लेकिन अगर कोई बड़ा टारगेट मिल गया तो इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है। ओके, अ रैंडम वेरिएबल x is said to be have binomial distribution if its probability mass function is given by, ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला ही अगर आपको याद हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। px is equal to r is equal to, तो ये इसका कैसे फार्मूला है, NCR, NCR p की पावर, ये p की पावर r है, ठीक है, याद रखना p की पावर r है, और ये यहाँ पर q की पावर है n माइनस आर। ये आप अपने पास फौरन से नोट कर लो, पेपर में इस तरीके से फार्मूले को लिखना है, ये क्यू है n माइनस आर। तो यहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, आर इवेंट नंबर टोटल, यानी कि मैंने बोला ना 100, तो 100 क्या था, टोटल नंबर ऑफ। उसके बाद नंबर ऑफ सक्सेस आर होगा, यानी कि मैंने बोला था ना कि 100 में से 2 पास होंगे, तो 100 जो था वो n होगा, और जो 2 बता रही थी ना वो r होगा, नंबर ऑफ सक्सेस। उसके बाद p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, कितने पास होंगे और कितने फेल होंगे। तो इस तरीके से आपने जस्ट क्या करना है, ये सारे नंबर तो पता चल गया ना कि n r p q एक्सेट्रा ये सारे क्या है, आपने जस्ट रकमों को पुट करना है, जो भी आपको, ये सारे आपको वहां ना क्वेश्चन में प्रोवाइड होंगे, तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दूसरी, अच्छा इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होगा और q इज इक्वल टू 1 माइनस p होगा। ये एमसीक्यूज बनता है। मीन np होगा और वेरिएंस इसका बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, npq, ठीक है। np याद है ना, np यहाँ पर मैंने बोला हुआ है, p क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, n क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रेल्स, ओके, ट्रायल्स। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। मीन अगर आपको बोल देते हैं ना, फाइंड आउट द बाइनोमिनल, फाइंड आउट द मीन ऑफ बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन आ गया तो याद रखना मीन क्या होगा, मीन इज इक्वल टू एन पी, तो एन मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेना तो मीन आ जाएगा बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर वेरिएंस का बोलते हैं तो वेरिएंस में एन पी क्यू, क्यू क्या था, फेलियर का भी आपने बताना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस भी आ जाएगा। कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन में एन पी क्यू का आपने फिर स्केयर लेना होगा, ठीक है, जस्ट वेरिएंस को फाइंड करके क्यू का स्केयर ले लेना। तो इस तरीके से आपको अगर कहा जाता है कि बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करो, तो आपके पास करेक्ट आंसर इस तरीके से आएगा। एक और बात मेरी याद रखना कि एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि जो बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उसका मीन और वेरिएंस, इनके आंसर सेम नहीं होते, डिफरेंट आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ देख लो ये डिफरेंट लिखा हुआ है, आगे क्यों है तो डेफिनेटली डिफरेंट आएगा। लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वो वाहिद डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस सेम आता है, यानी कि एनपी है मीन भी और वेरिएंस में एनपी है क्यों नहीं होगा, तो ये एमसीक्यूज बन के आएगा, इसको याद रखना। इसके अलावा मीन ग्रेटर देन वेरिएंस किस में होता है, बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में। और यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है, याद रखना कि अगर पी इज इक्वल टू
क्यू है तो वो 0.5 होगा। 0.5 देन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी अगर P इज इक्वल टू क्यू है। अगर P ग्रेटर देन क्यू है, P ग्रेटर देन आपके पास 0.5 है, क्यू आपको क्या प्रोवाइड किया गया है 0.5, P ग्रेटर देन क्यू है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, स्किप्ड टू द लेफ्ट। और अगर P लेस देन होगा तो फिर क्या होगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्किप्ड टू द राइट। अब बस फर्क क्या याद रखना, इक्वल है तो सिमेट्रिकल, ग्रेटर है तो लेफ्ट साइड पे होगा, लेस है तो राइट साइड पे होगा, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कॉइन को लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉइन टॉस किया तो वो निकाल सकते हैं, डाइस डाइस सक्सेस फेलियर, डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव है या रिजेक्टेड है, ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें होती हैं तो इनके लिए हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद अ रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू बी हैव पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय फार्मूला। हमारे पास क्या होगा, अब ये पॉइजन का इस्तेमाल कहाँ करना है वो तो पता चल ही क्या होगा ना, पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, ये मैं अगर जूम थोड़ा कर दूं तो आपको ज्यादा क्लियरली नजर आ जाए, पी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस ये लेमडा है, ठीक है। ये जो लेमडा इस तरह वाला होता है ना, ये वो लेमडा है, ठीक है, इस तरह लेमडा, ओके। लेमडा लेमडा आर इसके बाद डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, ये किसकी है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। इसको अपने पास नोट कर लें, आपने पेपर में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू आर, ये जो पी एक्स इज इक्वल टू आर ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर सक्सेस, ओके। आर बी और लिम्डा आपके पास प्रोवाइडेड होगा। इसके अलावा लिम्डा क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। आर भी पता चल गया, लिम्डा का भी पता चल गया क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। और ये जो ई नया आया है ना, ये जो ई है, ई की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, जहां भी आपने इस ई को इस्तेमाल करना है ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहां पे क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं होगी, ई की वैल्यू आपने खुद याद रखनी है, क्या है, ई इज इक्वल टू 2.7183, 2.7183 एमसीक्यूज भी बन के आ सकता है, याद रखना ई इज इक्वल टू 2.7183। और जैसे कि हम पाई का देखते हैं ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, इसी तरह ये ई नया है, इसकी वैल्यू याद रखना, ये आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले में इस्तेमाल करते हो। उसके बाद नेक्स्ट है जी, मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल टू द लिम्डा, इसका मीन और वेरिएंस बराबर होता है लिम्डा की। लिम्डा मींस नंबर ऑफ सक्सेस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज पॉजिटिव, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिव होती है जबकि बाइनोमिनल नेगेटिव होती है, ये फर्क भी याद रखना। हम पॉइजन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, नंबर ऑफ ट्विंस बर्थ इन हॉस्पिटल इन द ईयर, एक साल में कितने जुड़वा बच्चे पैदा हुए। रिपोर्ट ऑफ दिस सिटी, किसी भी सिटी की रिपोर्ट डेफिनेटली ज्यादा होगी। एक्सीडेंट्स इन बिजी रोड पे डेफिनेटली पूरे साल में आपने देखने तो एक बड़ा डेटा है ना, यानी कि डेथ ऑफ द ईयर, कस्टमर किसी भी मार्केट में बहुत ज्यादा है तो वो देखना है, तो इसमें पॉइजन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्टली ज्यादातर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय द टू पैरामीटर्स, इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला है मीन, द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द अराउंड विच द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, मेजर्स द स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज वैल्यूज इंडिकेट अ वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा इसका अगर फार्मूला देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन पीडी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ये रहा मीन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, ठीक है। ये है मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, फौरन से इसको अपने पास नोट कर लें, ये मिस करने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा, इसके अलावा स्केयर आएगा 2 पाई, और ये ई की वैल्यू जो मैंने आपको बताई है नॉर्मल में भी इस्तेमाल होगी, माइनस एक्स माइनस म्यू के स्केयर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्केयर, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके। तो यहाँ पर अब आगे हम लोग मजीद देखें तो एक्स इसका क्या है, ये जो एक्स है ना, एक्स इसका क्या है, रैंडम वेरिएबल होगा। म्यू क्या है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इस्तेमाल होता है। पाई जो है वो इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, जस्ट पाई की वैल्यू याद रखना 3.14, और ई की अगेन 2.7183। जस्ट ये फार्मूला पुट करना, अगर आपको कहा जाता है कि फाइंड आउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा जो भी दिया गया, तो ये फार्मूला लगा के इस तरीके से आप सोल्व कर लेना। फार्मूले के बाद आपने जो ये लिखी हुई है ना ये डिजिट्स, इनमें आप रकम को एक्स की जो भी होगी, मीन की या इसकी जो भी होगी ना रकमों को पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलकुलेटिंग जी वैल्यू। जी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जी इज इक्वल टू वैल्यू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। अगेन अगर आपको जी वैल्यू को कैलकुलेट करने का बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग जी फ्रॉम एक्स, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जी को एक्स से कैलकुलेट करते हो क्या कहलाता है, स्टैंडर्डाइजेशन। एमसीक्यूज है, जी इंडिकेट क्या करता है, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन द पॉइंट इज द फॉर्म ऑफ मीन। उसके अलावा ये आपके पास एक्सेल के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है,
लेक्चर नंबर 41 से 45 तक जो कि आपके अपडेटेड हैं। तो ये एक्सेल के कुछ कहते हैं प्रोसेसेस हैं, फार्मूलाज हैं, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं, क्वेश्चन नहीं आते। रिटर्न से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्म डिस्ट क्या होता है? रिटर्न करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्पेसिफिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस फंक्शन हैज द वेरी विड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सिंटैक्स इसका क्या होगा एक्सेल में? x मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, कम्युलेटिव x क्या होगा? वैल्यू विच वांट द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन क्या होती है? अरिथमेटिक मीन डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने देखनी होती है। कम्युलेटिव इज द लॉजिकल वैल्यू डिटरमाइंस द फ्रॉम द फंक्शन। इसके अलावा इफ कम्युलेटिव अगर ट्रू, ये याद रखना कि अगर कम्युलेटिव ट्रू है तो वो नॉर्मलिस्ट रिटर्न करेगी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लेकिन अगर फॉल्स है तो क्या करेगी? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। नॉर्म डिस्क का याद रखना कि अगर ट्रू आती है तो देगी कम्युलेटिव, अगर फॉल्स आती है तो देगी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उसके बाद है नॉर्म इन्फ। ये क्या है? रिटर्न करता है इनवर्स ऑफ नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्पेसिफिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका सिंटैक्स क्या होगा एक्सेल में? ये होगा। और प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी कोरस्पेंडिंग दैट टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैच करता है। मीन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन। और नेक्स्ट है नॉर्म, ये क्या होगा? नॉर्म स्निप क्या होगा? रिटर्न्स द इनवर्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें आपने नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना होगा। एक्सेल आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो जस्ट ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट याद रखो। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज द मीन ऑफ 0 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 1 होती है। ठीक है, इसका इस डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल क्या होता है? 0 मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होती है। नॉर्म सिम यूज द इंटरेक्टिव टेक्निक फॉर कैलकुलेटिंग द फंक्शन। उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड याद रखना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज इज द डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि ऑब्टेन करती है बाय टेकिंग ऑल पॉसिबल सैंपल्स, जितने भी आपने सैंपल लिए होते हैं, ऑफ द फिक्स्ड साइज एंड फ्रॉम द पॉपुलेशन, noting that the percentage in each sample with a certain characteristics and classifying has the into percentage। ये आपके पास आ सकता है। what are sampling distribution, defined sampling distribution, ये definition based बन सकता है, ये MCQs। उसके बाद इसकी कंडीशन भी आ सकती है। राइट डाउन दी कंडीशंस ऑफ सैंपल सिलेक्शन, 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी कंडीशन याद रखना, नंबर ऑफ आइटम्स इन दी सैंपल एंड इज फिक्स्ड एंड नाउन इन एडवांस। ईच आइटम इधर हैज और नॉट दी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, हर आइटम के पास डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या तो हो सकती है या नहीं हो सकती। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन आइटम विद कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन कांस्टेंट, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक रिमेन्स हो कांस्टेंट रहे एंड इज नाउन टू बी p%। इसके अलावा इसमें याद रखना कि इफ n इज लार्जर देन 30 देन द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी कब? जब 30, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो ग्रेटर देन 30 याद रखना। उसके बाद कॉन्फिडेंस लिमिट्स, व्हाट आर द कॉन्फिडेंस लिमिट्स? अ मार्केट रिसर्चर विश टू कंडक्ट अ सर्वे टू डिटरमाइन द परसेंटेज कंज्यूमर बाइंग कंपनीज प्रोडक्ट के, कंज्यूमर्स ने कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स को बाय किया है, तो इसमें हम क्या देखते हैं? कॉन्फिडेंस लिमिट्स को। एमसीक्यूज एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स इज अप्रोक्सीमेटली p प्लस डिवाइडेड बाय -2 स्टेम्प। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स याद रखना, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन स्टीम। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 या 5 मार्क्स का बन सकता है। तो स्टेम STEM स्टेम, इस स्टेम का आपने याद रखना है फार्मूला। स्टेम का फार्मूला क्या है? स्टेम इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स का आपने क्या कर लेना है? स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, इसके अलावा एक आई थिंक मैंने नहीं मेंशन किया, आपके हैंडआउट्स में आता है काई स्क्वायर। ठीक है, काई स्क्वायर हैंडआउट्स में आपके आता है पेज नंबर 1 पे। अगर मैं देखूँ ना, आई थिंक वो मैंने नहीं इलेबोरेट किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको तो बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। यहाँ पे हमारे पास एक रहता है काई स्क्वायर, किधर क्या, हाँ ये रहा। ठीक है, ये काई स्क्वायर है। इसके रिलेटेड मैं अगर आपको बताऊं तो काई स्क्वायर पता है क्या होता है? हमारे पास कोई साफ जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, काई स्क्वायर से रिलेटेड याद रखना क्या है जी? डिफरेंस बिटवीन, काई स्क्वायर क्या है हमारे पास? डिफरेंस बिटवीन किसके दरमियान? डिफरेंस बिटवीन f0
डिफरेंस बिटवीन f0, ये f0 क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन x वैल्यू f0 एंड किसके दरमियान, fe के दरमियान क्या कहलाता है, काई स्केयर। ठीक है, ये इस काई स्केयर की डेफिनेशन है। और अगर इसका मैं आपको फार्मूला बताऊं ना, तो काई स्केयर का फार्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो काई स्केयर का फार्मूला याद रखना, क्या होगा इसका फार्मूला, ये इस तरह से एक्स का स्केयर, कैपिटल एक्स का स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन, उसके बाद इसका फार्मूला है समीशन के बाद एफ समीशन f0, ये बहुत ज्यादा नीट नहीं हो रहा, f0 माइनस एफ ई। ठीक है, अब ये f0 और fe का पता है ना, f0 होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू और fe होती है ऑब्जर्व वैल्यू। इसको आपने डिवाइड कर लेना है fe के साथ, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू को। एक्सपेक्टेड वैल्यू में से माइनस करो ऑब्जर्व वैल्यू और फिर इसको जो भी आंसर है उसको डिवाइड कर दो ऑब्जर्व वैल्यू से, तो आपके पास काई स्केयर आ जाता है। काई स्केयर के ऊपर भी क्वेश्चन बने हुए होते हैं, तो इसका फार्मूला जरूरी था और डिफरेंस याद था कि आपने इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड और टोटल वैल्यू के दरमियान, सॉरी एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व वैल्यू के दरमियान का फर्क। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। हमारे पूरे 45 लेक्चर्स हो गए हैं स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा अगर आपने दोनों वीडियोस को देख लिया है। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन इट्स टोटली अनफेयर, आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।